अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और सर्दियां आ गई हैं, अपनी पीक पे हैं। हमारे यहाँ पर तो अच्छी खासी अब ठंड हो गई है। आप लोग मुझे बताइएगा आप किस किस शहर से मुझे देख रहे हैं और वहाँ पे ठंड की क्या कंडीशन है। तो सर्दियों को एंजॉय करने के लिए बेस्ट वे है मज़ेदार किस्म के खाने बनाए जाएँ और इनको खाया जाए। घर में आपको पता है कि सर्दियों में तो स्पेशली बहुत सी सौगातें होती हैं। सब्ज़ियाँ बहुत वैरायटी हमें मिल जाती है सब्ज़ियों की, और हलवा जात हैं। साग जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सर्दियों की सौगात है, वो होता है और इसको खाने का बड़ा ही मज़ा आता है। तो मैं भी वही आजकल कर रही हूँ। डाइटिंग शाइटिंग वेट कंट्रोल हर चीज़ मैंने बिल्कुल साइड पे की हुई है। मैंने सोचा कुछ दिन के लिए बाहर में जाए और मैं इंजॉय करूँ। वैसे भी मैं सर्दियों में बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हूँ क्योंकि मेरी इम्यूनिटी कम है, तो जिसकी वजह से मुझे ठंड भी बहुत लगती है। और मैं अगर डाइट स्टार्ट कर दूँ या ऐसे ही कि फ़ूड कंट्रोल करूँ, तो उससे ये होता है कि मैं रादर बीमार हो जाती हूँ, बहुत वीक फील करती हूँ। दैट्स वाई फिर मैंने सोचा कि इस दफ़ा ना सर्दियों को अच्छे से एंजॉय किया जाए, खाया पिया जाए। खैर है, डाइटिंग जो है वो घर की ही है, हो जाएगी फिर। तो यहाँ पर मैं बना रही थी आलू के पराठे। आज मेरा बड़ा ही दिल था आलू के पराठे खाने को। मैंने इसके अंदर नमक, मिर्च, दरा मिर्च, हल्दी हल्दी नहीं डाली, सॉरी ज़ीरा, सूखा धनिया बहुत अच्छा लगता है, और कसूरी मेथी और सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च मैंने इसके अंदर चॉप करके डाली है। और बड़े अच्छे ये मटेरियल बन जाता है। इससे आप अगर टिक्कियाँ भी बनाएं तो बहुत मज़े की लगती हैं। खैर मैं तो बनाऊंगी आलू के पराठे। माँओं की कदर ना आपको ज़िंदगी में बहुत से जिसे कहते हैं लम्हात होते हैं, उसमें पता चलती है। और माँ की असल कदर जो है आपको तब पता चलती है जब आप शादी करते हैं, आप ख़ुद माँ बनते हैं, आपको फिर उसकी कदर पता चलती है कि हमारी माएँ किस तरह हमें पालती हैं, हमारे लिए क्या क्या जतन करती हैं, कितने शौक़ करती हैं। यकीन करें कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो मेरी अम्मी वीकेंड पे हमें पराठे बना के दिया करती थी आलू के। हमारे लिए बहुत बड़ी लग्जरी होते थे आलू के पराठे। आजकल के जो बच्चे हैं ये तो ऐसी चीज़ें खाते नहीं हैं। और आजकल ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर का नाश्ता करते हैं, जैसे हलवा पूड़ी हो गए, पाए हो गए, ऐसी चीज़ें। लेकिन मेरी अम्मी हमें आलू के पराठे बना के देती थी और हम इतने खुश होके खाते थे, हमें लगता था कि ये तो ट्रीट हो गई। मेरी अम्मी ने इतवार वाले दिन जितनी भी बलाई होनी उसका मक्खन निकालना और आलू के पराठे बना के ऊपर मक्खन की जिसे कहते हैं डली एक रख देनी। वो इतने मज़े की जब मेल्ट हो जाती थी ना, बड़ी मज़े की लगती थी। और मेरी अम्मी से लड़ाई रहती थी कि मुझे ज़्यादा फिलिंग वाला पराठा चाहिए और उसमें थोड़ा सा नमक टेस्ट कर दीजिएगा और साथ में वो क्रिस्पी होना चाहिए। और ज़रा सा पराठा नरम पड़ जाता था, नरम हो जाता था, तो मेरा मूड बन जाता था। मैं कहती थी ले मम्मा, आपको पता तो है मैं क्रिस्पी पराठा खाती हूँ तो अब यकीन करें कि जो मर्ज़ी पराठा मिल जाए, जिस तरह की मर्ज़ी रोटी मिल जाए, पतली मिल जाए, मोटी मिल जाए, सूखी मिल जाए, या फिर नरम मिल जाए, या पराठा जिस तरह का भी बन जाए, तो मैं खा लेती हूँ। रोटी ठंडी मिल जाए, ठंडी खा लेती हूँ। समटाइम्स ऐसे होता है कि बच्चों के काम में आप बिज़ी हो जाते हो, तो फिर आपका खाना ठंडा हो जाता है। मैं गरम नहीं करती, मैं ऐसे ही खा लेती हूँ कि चलें ठीक है। लेकिन यकीन करें कि माएँ जो है ना, वो जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो ऐसे गरम गरम अम्मी ने पराठा ला के देना, इतना मज़ा आना, और ऊपर मक्खन रखा होना, क्रिस्पी क्रिस्पी पराठा होना। मैंने सख्ती से ताकीद करनी और मैं नाराज़ हो जाती थी अगर मैंने कोई एग खाना तो ज़रा सा ज़्यादा हार्ड हो जाना, तो मुझे गुस्सा आ जाना। लेकिन अब हर चीज़ खाई पी जाती है। तो ये माएँ होती हैं जो बच्चों के चोंचले उठाती हैं, और यकीन करें कि अब आके इस चीज़ का एहसास होता है। एनीवेज़, यहाँ पर मैं पराठे बना रही थी। पराठा बनाना तो इतना ईज़ी काम है, हर किसी को आता ही है। और आलू के पराठे मुझे लगता है कि सबसे ईज़ी हैं। गोभी के पराठे थोड़े टेक्निकल होते हैं, मूली के पराठे भी टेक्निकल होते हैं, लेकिन आलू के पराठे जो है ना, वो इजी होते हैं। और जो इसका मैंने मिक्सचर बनाया है ना, ये बहुत ही मज़े का लगता है। वैसे मेरी अम्मी कोई और मिक्सर हमें बना के देती थी। हरी मिर्चों को कूटती थी, धनिया कूटती थी, नमक डालती थी और बड़ा ही मज़े का आलू बॉईल करके उसके अंदर डाल देती थी। उसको कूंडी डंडे में हल्का हल्का कूट के, तो वो चंकी चंकी से हमें फिलिंग वाले पराठे बना के देने। लेकिन मेरा तरीका डिफरेंट है, मुझे ये भी पसंद है और वो भी पसंद है, क्योंकि सारा बचपन हमने वही खा के गुजारा है। तो मेरे पास कूंडी डंडा नहीं है, इस वजह से मैं फिर वो वाले नहीं बनाती जो मामा बनाती थी, क्योंकि ब्लेंडर में ब्लेंड करो वो चटनी का तो पता नहीं क्या बन जाता है। तो यहाँ पर मैं पराठा बना रही थी अपने लिए, हस्बैंड के लिए और हुसैन भाई के लिए, क्योंकि हुसैन भाई को फिलिंग वाले पराठे नहीं बनाने आते।
तो फिलिंग वाले पराठे जब भी बनाने होते हैं ना, मैं ही बनाती हूँ, मैं उनको भी फिर बना के देती हूँ। फिर बहुत खुश होते हैं वो, कि बड़े जिसे कहते हैं ना थैंकफुल होते हैं वो, कि बाजी ने मुझे बना के दिया। तो वो भी हमारी फैमिली का एक पार्ट है, और जिसे कहते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं हमारे साथ, और बहुत ईमानदारी से अपना काम करते हैं। तो फिर जब मैं कभी इस तरह मेरा दिल करता है, ऐसे एक होता है ना टोकन ऑफ थैंक्स करने का, तो वो फिर मैं समटाइम्स ऐसे कर देती हूँ, फिर बड़ा खुश होते हैं। मैंने उनका लिए भी दिल से पराठा बनाया, जैसे हम अपने भाई को बना के देते हैं, तो बड़ा खुश हुए और बहुत अच्छा उनका पराठा बना था। खैर, यहाँ पर मैं पराठे बनाऊँगी, साथ में चाय बनी हुई है, और साथ में चटनी होगी, केचप होगी। ये हमारा सिंपल सा नाश्ता बट मज़े का नाश्ता है। हलवा पूड़ी खाने का ना अब इतनी क्रेविंग नहीं होती। दूसरा ये कि बहुत ही ज़्यादा ऑयली होता है, और ये कि यहाँ से इतना अच्छा भी नहीं मिलता। मुझे फैसलाबाद का, हमारा जो घर के करीब से मिलती थी ना हलवा पूड़ी, वो बहुत पसंद थी। और एक दो और स्पॉट्स हैं फैसलाबाद में जिनका नाश्ता बेहद अच्छा है। इस्लामाबाद में जब से हम आए हैं, अपने इर्द गिर्द हमने बहुत देखा है, लेकिन मज़ा नहीं आया। मुझे एक दफ़ा किसी ने कहा था कि हलवा पूड़ी का नाश्ता जो है वो मिलता है इधर ही कहीं एरिया में। आप लोग मुझे प्लीज़, जिसने मुझे कहा था कमेंट में, वो दोबारा मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूँगी अपने, जो मेरे बच्चे हैं कुरान क्लास लेते हैं ऑनलाइन। देखें आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, और ऑनलाइन बड़ा कन्वीनियंट रहता है। घर में कारी साहब आएँ, उनके पास बैठे रहें, ड्यूटी दें, और आपको पता है कि बहुत से मामलात होते हैं, तो आपको पास बैठना पड़ता है। तो और घर आके जो भी बंदा ट्यूशन या सपारा पढ़ाए, तो वो चार्ज भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इससे बेहतर ये है कि ऑनलाइन बच्चों को आप पढ़ा दें, वो ज़्यादा आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। तो मेरी बच्चियाँ, आपको पता है कि कुरान पाक पढ़ती हैं, ऑनलाइन ही पढ़ती हैं। अगर आप में से कोई भी बंदा इंटरेस्टेड है अच्छे तरीके से, वो बड़ी एक हाफ़ज़ा हैं जो मेरे बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती हैं, और बड़े अच्छे तरीके से, मैंने उन्हें कहा था सिंपल वे से पढ़ाएं, और वो मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, टाइमिंग भी मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। छुट्टी भी मैं अपनी मर्ज़ी से दे लेती हूँ बच्चों को, या बच्चों की छुट्टी करवा लेती हूँ, फिर उसको हम एडजस्ट कर देते हैं। फ़ीस भी इंतहाई मुनासिब है। जितने भी ऑनलाइन टीचर्स हैं ना, ऑनलाइन जितने भी पढ़ाने वाले हैं कुरान, यकीन करें कि मैं दावे से कह सकती हूँ कि मेरे बच्चे जहाँ से पढ़ रहे हैं वो बहुत इकनॉमिकल है, और बच्चे माशाल्लाह अच्छे चल गए हैं। टीचर बहुत नाइस हैं, फ्रेंडली हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, नीचे नंबर शो हो रहा होगा उनका, आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ये एक साइट पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ से भी आप उनका देख सकते हैं नंबर। तो आई होप आप लोग भी उनसे मुतमईन होंगे। यहाँ पर हमारे नाश्ता जो है वो बन गया था, अब हम इसको एंजॉय करेंगे। बच्चों के लिए मैंने एग और ब्रेड ही बना लिया था, साथ ही फ़ौरन ही जैसे ही मेरे पराठे बने थे, तो मैंने फिर एग और ब्रेड, क्योंकि बच्चे जो है ना वो आलू वाले पराठे मेरे नहीं खाते, स्पेशली ईज़ा और जाविया तो छोटे हैं ना, तो ये एग और ब्रेड ही खाएँगे। ईज़ा को भी आलू वाला पराठा नहीं पसंद। माशाल्लाह वैसे तो ये हर चीज़ खाती है, सालन, रोटी, हर चीज़। रादर मुझे इसकी आदत बड़ी पसंद है, ज़ैनब फातिमा से काफ़ी मुख्तलिफ है, ये हर चीज़ खाती है खाने में, लेकिन इसको फिलिंग वाले पराठे समझ में नहीं आते। हमारा नाश्ता बन गया, चाय भी आ गई है, तो हमने खूब मज़े से नाश्ता किया। उसके बाद यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं एक्सरसाइज। वो कहते हैं ना कि बच्चे जो बड़ों को करता हुआ देखते हैं ना, वही बच्चे फॉलो करते हैं, और वाकई ऐसा ही है। आप जो भी अच्छा करेंगे बच्चे आपको फॉलो करेंगे, जो बुरा करेंगे बच्चे आपको लाजमी फॉलो करेंगे। वो कहते हैं ना कि बच्चे हमारी परछाई होती हैं, हमारे बच्चे, और जो भी हम अच्छा करते हैं बच्चे उसको भी फॉलो करते हैं, जो भी हम बुरा करते हैं बच्चे उसको भी फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर डंबल्स जो हैं, ईज़ा को था कि मैं बाबा वाले डंबल्स उठाऊँ। वो थोड़े से, जिसे कहते हैं, वो लोहे के बने हुए हैं, अगर गिर गए तो चोट लग सकती है। तो मेरे हस्बैंड ना इनके लिए ये सॉफ्ट से लेके आए थे, तो इनको याद आ गया कि हम लोगों ने एक्सरसाइज करनी है। फिर हस्बैंड ने ये इनको निकाल के दिए कि ये सेफ़ है, इससे चोट नहीं लगेगी। तो यहाँ पर ज़ावियार भी कर रहा है, और ज़ावियार तो अपने बाबा को बहुत फॉलो करता है। मुझे बड़ा डर था कि जैसे मेरी 3 बेटियां हैं, और अब जैसे बेटा पैदा हुआ है, तो ये ना हो कि इसको लड़कियों वाले खेल अच्छे लगें, लड़कियों वाली इसमें थोड़ी बहुत बातें आ जाए, क्योंकि मैंने ऐसे देखा है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी ज़्यादा बहनें हों, तो वो फिर उनके साथ रह रह कर ना उनमें उन जैसी खेलें बातें आना शुरू हो जाती हैं। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरती थी।
लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे हस्बैंड जो है ना, ज़ावियार को अपने साथ इन्वॉल्व रखते हैं, और कुछ ज़ावियार की इंस्टिंक्ट में है कि ये फ़ॉलो करता है अपने बाबा को, ना भी वो पास हों तो ये खेलें ही ऐसी खेलता है कि मुझे फिर खुशी होती है कि चलें ठीक है, ही इज़ नॉर्मल। और जैसे अपने टूल्स लेके आना, गाड़ियों को ठीक करना, और शोर मचाना, ठक ठक करना, इसके अलावा एक्सरसाइज करना, इसके अलावा इसको कैरेक्टर्स वैसे पसंद है जैसे लड़कों को होने चाहिए कुछ। फिर इसके जो बाबा हैं ना, वो उस चीज़ को ज़्यादा फिर इसको ला के देते हैं, जैसे इसको टॉयज़ वैसे ला के देना, और इसको बॉल्स ला के देना, इसको गाड़ियाँ ला के देना। तो इसके अलग से टॉयज़ हैं। उससे ये होता है कि ये फिर उन्हीं चीज़ों से खेलता है, ये बहनों की चीज़ों से नहीं खेलता। मैं भी इसको मना करती हूँ, जैसे अक्सर ये कोई भी बहनों की कोई चीज़ ले ले, कोई पेन, कोई ग्लासेस या कोई भी चीज़, तो मैं फिर इसे समझाती हूँ कि नहीं, ये गर्ल्स करती हैं और ये बॉयज़ नहीं पहनते, बाबा भी नहीं पहनते। तो इस तरह करके मैं इसको समझाती हूँ। और अब खुद समटाइम्स कहता है कि अपने टॉयज़ को कहता है नो ये बॉयज़ के हैं, तो अपनी बात समझा लेता है माशाल्लाह। तो फिर अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। यहाँ पर बाबा भी इनके फिर एक्सरसाइज करने लगे थे कि बच्चे अब लगे हुए हैं, तो चलो बड़ा मज़ा आया। यहाँ पर हम लोगों ने सुबह सुबह नाश्ते के बाद ये जो बच्चों के साथ खेलना होता है ना, ये टाइम बड़ा प्यारा होता है। और मॉर्निंग में अक्सर ही ऐसे होता है कि बच्चों के साथ फिर हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं। मैं फ़ौरन से अपने काम नहीं करने लग जाती, हम लोग बैठते हैं, थोड़ी गपशप लगाते हैं, बच्चों के साथ टाइम थोड़ा स्पेंड करते हैं। उसके बाद फिर हस्बैंड भी कह देते हैं कि अब मैं अपने काम करूँ, और फिर मुझे भी होता है कि मैं भी अपने काम करूँ। और यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह, ये देख करते हुए देखते हैं ना, तो ये प्रैक्टिस है रूटीन में ना, तो बड़ा एक हेल्दी चीज़ है कि बच्चे ये करें। और जैसे मेरे हस्बैंड हैं, इनके मामू जो हैं वो बहुत ज़्यादा जिम, एक्सरसाइज, पहलवानी करते थे। फिर इनमें ये चीज़ डेवलप हुई, इन्होंने ये चीज़ सीखी और इनमें शौक़ पैदा हुआ। और माशाल्लाह इनकी भी बॉडी भी ऐसी थी कि ये थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो बॉडी बहुत अच्छी जिसे कहते हैं डेवलप हो जाती है, या फिर शेप में आ जाती है। इसके अलावा अब जो है वो फिर ज़ावियार को भी ये चाहते हैं कि इसमें भी ये शौक़ पैदा हो। तो बस यहाँ पर वो उनको यही सिखा रहे थे कि ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करते हैं। तो बड़ा ही मज़ा आया, हमने बड़ा इंजॉय किया। उसके बाद आ जाते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैं बनाने लगी थी साग। वैसे तो साग मैं काफ़ी ज़्यादा बनाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि थोड़ा बनाती हूँ जो फ़ौरी तौर पे खाया जाए। मैं इसको स्टोर नहीं करना चाह रही थी, और ये कि जब दोबारा दिल करेगा तो फिर और बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक गड्डी साग लिया था, एक गड्डी मैंने पालक ली थी, जिसमें थोड़ी मैंने पकोड़ों में यूज़ कर ली थी कल परसों। और यहाँ पर जो आपको तीसरी बास्केट में नज़र आ रहा है वो है जी मेथी और बाथू। बाथू जो है ना, वो उससे साग जो है ना बड़ा मज़े का बनता है। कुछ लोग नहीं डालते, लेकिन मैं लाज़मी डालती हूँ। और ये मैंने ली थी एक-एक, ये छोटी-छोटी सी गड्डियाँ सी बना के रखी होती हैं, ये मैंने एक-एक ली थी। सो यहाँ पर मैंने लहसुन लिया है और हरी मिर्चें भी ली हैं। बस मैं साग में यही चीज़ें डालती हूँ। अक्सर लोग प्याज डालते हैं, प्याज का तड़का लगाते हैं, लेकिन मुझे नहीं पसंद वैसे। मुझे इसी तरीके से पसंद है, और यकीन करें गाँव में भी इसी तरीके से बनता है। खाना जितना सादा हो ना, यकीन करें कि वो उतना ही अच्छा बनता है और उतना ही ज़्यादा खाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसमें साग डाल दिया है। और अगर आपको साग की कंप्लीट रेसिपी चाहिए, ये कैसे बनता है, इसको कैसे संवारते हैं, कैसे धोते हैं, हर चीज़ की रेशो कितनी होनी चाहिए, लाइक साग कितना होना चाहिए, पालक कितनी होनी चाहिए, बाथू कितना होना चाहिए, इसके लिए मैंने एक डिटेल, बल्कि 2 डिटेल्ड रेसिपीज़ वीडियोज़ मैंने बनाई हुई हैं, जो कि पिछले सालों में मैंने जब साग बनाया था तो मैंने आपके साथ शेयर की थी जब हम पुराने घर में थे। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए तो डिस्क्रिप्शन में मैं वो वीडियो का लिंक ऐड कर दूँगी। अगर आपने कंप्लीट वॉच मतलब डिटेल से देखना हुआ तो आप उसको देख सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर भी मैंने काफ़ी हद तक आपको बता दी है क्वांटिटी वगैरह और तरीका। लेकिन जो मेरे जैसे लोग हैं जिन्होंने अभी सीखना है साग बनाना, मैंने भी ज़ीरो से शुरू किया था, मुझे नहीं पता था कि साग के पत्ते कैसे संवारते हैं, उसको कैसा होता है साग, उसमें बाथू बाथू क्या चीज़ होती है। मैंने फ़र्स्ट टाइम जब बनाया था तो ही मैंने बाथू देखा था। तो अगर आप लोग भी मेरी तरह हैं
तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यकीन करें मुझे साग नहीं बनाना आता था, लेकिन पसंद बहुत था। जैसे ही मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हुई मेरा बड़ा दिल करता था साग खाने को, लेकिन यहाँ पर साग नहीं मिलता था, ना कभी किसी के घर से आया। तो मैंने फिर सोचा ये कौन सी कोई ऐसी मुश्किल चीज़ है जो मुझे आएगी नहीं, मैं इसको सीख लेती हूँ। और मैंने इसको सीखा इसी तरह यूट्यूब की वीडियो से, और मुझे यकीन करें कि पता चल गया कि साग को काटते कैसे हैं, धोते कैसे हैं। मैंने ऑनलाइन मंगवाया जब मुझे पसंद था साग और मुझे नहीं बनाना आता था, 500 का हाफ़ केजी। तो यकीन करें कि वो जो साग था ना, जब मैंने पहली बाइट ली उसमें मट्टी थी, लाइक उसको अच्छे से धोया नहीं गया था, और मेरा इतना दिल ख़राब हुआ। पैसे तो जो ज़ाया हुए हुए आज से तकरीबन ये बात है 4 साल पहले की। तो फिर मैंने तहैया कर लिया कि ये मैंने सीखना है। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 गिलास पानी डाला था, मेरा ग्लास भी बड़े साइज़ का है तो आप देख लीजिएगा। 1.5 गिलास पानी डाला था और उसमें मैंने हल्की आंच के लिए इसको पकने के लिए रख दिया तकरीबन 1 घंटा, और मैं अपने कामों में बिज़ी हो गई। अभी भी थोड़ा सा पानी है, पानी थोड़ा ड्राई होगा तो आपने इसको अगर घोटना है तो वेल एंड गुड, मतलब घुटा हुआ साग ही ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन मेरे पास घोटना नहीं था, इस वजह से फिर मैंने इसको ब्लेंडर में ही ब्लेंड कर लिया। आप चाहें तो हैंड बीटर से भी कर सकते हैं। और ब्लेंडर में तरीका आपने ये रखना है कि आपने ना ब्लेंडर को 1 सेकंड के लिए चलाना है, फिर बंद कर देना है, फिर 1 सेकंड के लिए चलाना है। ऐसे करके आप 3 से 4 सेकंड के लिए उसको घुमाएं, थोड़ा थोड़ा साग डाल के। तो आपका बड़ा दरदरा सा जो साग है ना वो पिसा जाएगा। बहुत आपने इसको ये नहीं ब्लेंडर चला दें और वो बिल्कुल पेस्ट सा बन जाए। साथ में मैंने यहाँ पर चिकन का सालन भी बनाया है, क्योंकि बच्चे साग खाते नहीं हैं और हमें उनको बेवजह फोर्स नहीं करना चाहिए ऐसी चीज़ों में जो जब हम बच्चे थे तो हम नहीं खाते थे। आपको पता है जब हम बच्चे थे तो हम साग नहीं खाते थे। ये तो बड़ा इंसान होता है तो उसका टेस्ट डेवलप होता है। तो इस वजह से मैंने फिर आज साग बनाया था, तो बच्चों के लिए कुछ नहीं था और बच्चों को भूखा भी नहीं रखना, तो इसलिए चिकन पड़ा हुआ था। मैंने सोचा कि मैं रस मिसा सा चिकन बनाती हूँ, बच्चे शौक़ से खा लेंगे, और अगर बड़े ने भी किसी ने खाना हुआ तो हम भी खा लेंगे। तो साथ साथ मेरा वो भी बन रहा था। प्याज को मैंने हल्का सा फ्राई किया है, चिकन डाला, लहसुन अदरक डाला, थोड़ा सा उसको फ्राई किया। उसके बाद अब मैंने इसमें अदरक नहीं डाला था, लहसुन सिर्फ डाला था। फिर टमाटर डाल दिया, अभी बाद में मैं अदरक डालूँगी, और मैंने इसको गलने के लिए रख दिया। यहाँ पर हमारा जो साग है ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है पानी इसका, और अब हम इसमें डालेंगे जो आटा होता है मकई का। आप चाहें तो गंदम का भी डाल सकते हैं, इक्वली गुड बनता है। मैं पहले मकई का गंदम का डालती थी, लेकिन फिर मुझे किसी ने ऐसे ही वीडियोस देख के ही मुझे किसी ने कहा कि आप इसमें मकई का आटा डाला करें। तो मकई का आटा आपने तकरीबन हाफ़ प्याली थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है, मिक्स करते जाना है, थोड़ा रेस्ट देना है, फिर आपने डालना है। यहाँ पर चिकन में मैंने नमक तो पहले डाल दिया था, मिर्च और हल्दी डाली है, बेसिक मसाले, और कोई ख़ास मैंने मसाले नहीं डाले। थोड़ा सा ज़ीरा डाल देती हूँ, और साथ में मैंने अब अदरक और हरी मिर्चें डाली हैं। अदरक थोड़ा थोड़ा कच्चा कच्चा भी रह जाए ना, उसका बड़ा अच्छा फ्लेवर और अरोमा आता है। हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं, बस मैं इसको थोड़ी देर के लिए और पकाऊंगी ताकि जो मसाले अच्छे से रच बस जाएँ, और फिर मैं इसमें हल्का सा पानी डाल के छोड़ दूँगी, तो हमारा बड़ा मज़े का रस मिसा सा चिकन की करी तैयार हो जाएगी। ये देखें, यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया है सारा जो आटा था आहिस्ता आहिस्ता करके। अब मैं इसको मिक्स करूँगी और अच्छे से मिक्स करते जाना है, और ऊपर ढक्कन दे दें ताकि आपका जो साग है वो इधर उधर उड़े नहीं, क्योंकि फिर बहुत उड़ता है जब इसके बबल्स बनते हैं। तो बस ये देखें इसकी कंडीशन, शाइन एक आ गई है। आटा डालने का बेसिक मकसद ही होता है, आटा डालने से ना मुलायम हो जाता है साग, और इसमें ना एक शाइन सी आ जाती है। जब मैं अगर नोट करूँ, जब भी आटा ना अगर डालें तो उसमें उतनी शाइन नहीं आती, आटा डालें तो फिर बड़ा शाइनी सा लगता है। तो खैर अब यहाँ पर हमारा साग बन गया था, मैं तड़का लगाऊंगी। तड़का मैं सिर्फ लहसुन का लगाती हूँ, और यकीन करें इसी से बहुत अच्छा बनता है। कुछ लोग टमाटर भी बीच में डाल, मतलब मुझे समझ नहीं आती कि हर चीज़ में टमाटर ऐड करने की क्या ज़रूरत है। पता नहीं, शायद उनका टेस्ट ऐसे डेवलप होगा, हमारा टेस्ट ऐसे डेवलप नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ लहसुन का, प्याज का भी मुझे अच्छा नहीं लगता। प्याज से ना साग मीठा मीठा लगने लग जाता है, तो मुझे मीठा मीठा साग नहीं पसंद, इस वजह से मैं इसमें प्याज बिल्कुल नहीं डालती। हाँ, अदरक अगर डालना है आपने तो अदरक हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, और इस तरह लहसुन मैं दाल का तड़का भी इसी तरह लगाती हूँ, और जितना मुझे चाहिए मैं उतना तड़का लगा लूँगी, बाकी मैं स्टोर कर दूँगी। बाकी अगर रात में किसी ने खाना हुआ तो रात में हम तड़का लगाएंगे। और मैंने इतना मज़े का यहाँ पे जेस्चर दिया ना हस्बैंड को, मैं साग इनके लिए बना के गई, ये कर रहे थे ऊपर काम,
और सुबह से कमरे में घुसे हुए थे और अपना काम कर रहे थे। मैंने साग को तड़का लगाया, मकई की रोटियां बनाई, उसके बाद मैं ना ऊपर ले गई खाना ना इनके लिए। वैसे तो हम नीचे ही खाना खाते हैं, मैं इनको आवाज़ दे देती हूँ, लेकिन आज मैं स्पेशली खाना ऊपर ले गई और मैंने ना साथ में मोबाइल पे सॉन्ग लगा दिया जो हीर रांझा का पुराना कोई गाना था ना, तो जैसे हीर खेतों में जी रांझे के लिए शायद खाना लेके जाती है या गाँव की औरतें लेके जाती है, तो मैं इतना हँसे, इतना हम लोग को मज़ा आया, हँसी जाए हँसी जाए तो मैं ऐसे समटाइम्स छोटी छोटी हरकतें कर लेती हूँ उनको अच्छा फ़ील कराने के लिए। यहाँ पर जी हम बना रहे हैं अब मकई की रोटी। मकई की रोटी के लिए हमेशा गरम पानी में इसका आटा गूँधा जाता है और थोड़ा-थोड़ा गूँधा जाता है। आपने बहुत ज़्यादा नहीं गूँधना क्योंकि ये ड्राई हो जाता है। मकई अपने अंदर बहुत ज़्यादा पानी जो है जज़्ब कर लेती है। तो आपने इसको थोड़ा-सा, जैसे मैंने 4 रोटियों के लिए आटा गूँधा है और हल्का-सा नीम गर्म पानी किया है, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो कि आपका हाथ जल जाए। तो बस इतना सा कि आपका हाथ बर्दाश्त कर ले। आपने आटे को फ़ौरन से गूँधना है, बहुत ज़्यादा आपने ये नहीं कि थोड़ा-थोड़ा पानी करके गूँधना है। तो ये देखिए मैंने एक ही दफ़ा पानी डाला है और अंदाज़न वो पानी बड़ा सेट बैठ गया। हल्का सा ऊपर ऑयल लगाया है और इसको मैं हल्का सा ही गूँधूँगी, बहुत ज़्यादा गूँधने की ज़रूरत नहीं है। और आपने फ़ौरन से फ़ौरन इसकी रोटी बनानी है। अगर आपकी ज़्यादा बड़ी फैमिली है, आप थोड़ा-सा आटा गूँधें, पानी साइड पे रख दें। जैसे ही आपको लगे अब पेड़े ख़त्म हो गए हैं, तो थोड़ा-सा और उस पानी को गर्म कर लें। थोड़ा-सा आटा लेके फिर दोबारा गूँध लें और एक इस तरह का शॉपर ले लें, पॉलीथीन बैग जो होता है, इससे बहुत अच्छी रोटी बनती है। आप इसके ऊपर बेलें इसको ऑयल लगाकर, कोई आटा सूखा नहीं आपने लगाना, कुछ नहीं लगाना, तो यकीन करें आपकी रोटी बहुत अच्छी बनती है। ये तरीका मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ ने सिखाया था, जो बड़ी बहन है मेरे हस्बैंड की। उन्हें भी कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है मेरी तरह, मुझे भी बहुत है, तो हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत चीज़ें शेयर करते रहते हैं। तो उन्होंने एक दफ़ा आई थी, तो हम लोगों ने साग बनाया था, तो उन्होंने कहा चलें मैं ना मकई की रोटी बनाती हूँ, मैंने तरीका सीखा है। फिर मैंने उनके पास खड़े होकर ये तरीका सीखा, मुझे भी आ गया। इससे यकीन करें बहुत आसान हो जाता है। अभी खैर शेप इसकी ख़राब हो गई है, लेकिन जो दूसरा तरीका मैं आपको बताऊँगी, उससे तो शेप भी बहुत अच्छी बनती है और हमारी अम्मियाँ तकरीबन वही तरीका इस्तेमाल करती थीं। तो ख़ैर आप इस तरह भी बेलेंगे और पॉलीथीन बैग में ऑयल लगा लेने से ये बड़ा स्मूथ हो जाता है और इसके साथ बिल्कुल भी आटा जो है चिपकता नहीं है और आपकी बड़ी अच्छी रोटी बन जाती है। और मेक श्योर पॉलीथीन बैग या तो नया हो या आप इसको धोकर इस्तेमाल करें, क्योंकि हो सकता है कि कोई फूड पार्टिकल ना इसके ऊपर रह जाए, तो इस चीज़ का आप लिहाज कर लीजिएगा। और मुझे पता है कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को तो हर कोई कंसीडर करता ही है, कभी कुछ बात नहीं भी बताने वाली होती है, आप ये सोचते हो कि ये तो अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन कुछ लोग फिर कमेंट्स में कह देते हैं आपने ये नहीं किया तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी हमारी रोटी बन गई थी और साथ साथ इसको थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाएंगे। नॉन स्टिक पैन में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी बनेगी क्योंकि चिपकेगी नहीं। और ये दूसरा तरीका है, मैंने अच्छा सा ऑयल लगाया और हाथ की मदद से हम इसको फ्लैटन करते जाएंगे और आप देखेंगे कि विद इन सेकेंड्स ये बड़ा अच्छा गोल होती जाएगी और फ्लैट होती जाएगी। हमारी अम्मियाँ हाथ से ऐसे करती थीं, हाथ में पेड़ा रख के और उसको बस दोनों हाथों से फ्लैट करती जाती थी। बेलन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ये रोटी थोड़ी सी मोटी बनती, लेकिन मैंने जो तरीका आपको बताया इससे बहुत अच्छी बारीक रोटी बनी थी। और आपने इसको हल्की आंच पे सेकना होता है क्योंकि ये थोड़ा चंकी सा आटा होता है, इसमें हल्की हल्की मकई आपको फील होती है। तो आपने कोशिश करनी है कि इसको आपने हल्की आंच पे थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाते जाना है और सेकते जाना है, तो ये आपकी रोटी बहुत अच्छी बनेगी। किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं है आपको। और यकीन करें आपका जो एक क्रेविंग होती है ना सरसों के साथ, साग के साथ मकई की रोटी खाने की, वो भी पूरी हो जाती है। और मक्खन अगर हो तो क्या ही बात है। और साथ में लस्सी, वैसे लोग लस्सी पसंद करते हैं, मुझे लस्सी इतनी पसंद नहीं है, इसलिए मैं तो लस्सी नहीं पीती। और यहाँ पर हमारी रोटियाँ भी बन गई। मैंने 4 रोटियाँ को आटा गूँधा था और चारों की मैंने फिर रोटी बना ली। मेरे हस्बैंड को ना इसकी मीठी रोटी भी बड़ी पसंद है, किसी दिन उनको वो भी बना के दूँगी और अगर बनाई तो फिर आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो ये देखें कि मैं हल्की हल्की सेकती जा रही हूँ और बस हल्की आंच पे इसको आप सेकते जाएँ, कच्ची ना रह जाए, अच्छे से पके। और रोटी बारीक थी मेरी, इस वजह से बड़ी अच्छी बनी। जो मोटी होती है ना फिर वो अंदर से कच्ची कच्ची रह जाती है, अच्छी नहीं लगती। और हल्का हल्का ऑयल लगा लें, देसी घी लगा लें, इट्स अप टू यू। दूसरा आपने घी लगाना है वो लगा लें, आपकी मर्ज़ी है। और ये देखें ये गोल भी बनी है और बड़ा अच्छा इसका कलर भी आ गया है। तो हमारी रोटियां भी तैयार हैं और हमारा साग भी तैयार है। अब फोर्थ रोटी भी मैं बना लूँगी और फिर हम लोग खाना खाएंगे। और यकीन करें हमने बहुत इन्जॉय किया। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ कि मुझे
मकई की रोटी की निस्बत ना ये एक जिसे कहते हैं एक शौक़ था, मैंने बनानी थी। मैं ज़रूर इस तरह बनाती हूँ कभी कभी। लेकिन यकीन करें कि मुझे जो साग है वो गंदम के आटे की रोटी, सूखी रोटी हो, उसके ऊपर देसी घी लगाया हो, मुझे यकीन करें कि उससे ज़्यादा अच्छी कोई चीज़ नहीं लगती। मकई की रोटी बस एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, लेकिन जो गंदम की रोटी के साथ साग का मज़ा है ना, वो बहुत मज़े का लगता है। क्योंकि मकई की रोटी में ना अपना भी फ्लेवर होता है, तो वो साग का थोड़ा सा फ्लेवर को ना जिसे कहते हैं थोड़ा डाउन कर देती है। और गंदम की रोटी का ऐसे वो फ्लेवर नहीं होता स्ट्रॉन्ग सा, तो इसलिए वो साग के फ्लेवर को ना इन्हेंस किए रखती है। बस अपनी अपनी सोच है। और पराठे के साथ भी बहुत अच्छा लगता है साग। और इसी तरह सूखी रोटी के ऊपर देसी घी लगाया हो तो मैं कहती हूँ मतलब वर्ल्ड का बेस्ट थिंग हो जाती है। तो खैर हमारा साग बन गया है। दिस इज़ इट। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये तरीका अच्छा लगा होगा। डिस्क्रिप्शन में लाजमी ऐड कर दूँगी अपनी वो वीडियो। अगर आपने डिटेल से इसकी रेसिपी देखनी, वैसे तो इस वीडियो में भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, तो आप वो तरीका इसको धोने का, काटने का भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।